हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ये आपका ग्रेड 9 का सोशल साइंस बुक का चैप्टर है। हमारा जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने क्या देखा कि डेमोक्रेसी जो है उसके अंदर जो रूलर्स हैं वो पूरी तरह से फ्री नहीं है, आजाद नहीं है कि जो वो चाहे वो कर सकते हैं। कुछ ऐसे बेसिक रूल्स हैं जो सिटीजन्स को और गवर्नमेंट दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं। यही सारे रूल्स जो हैं एक साथ कहलाते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम लॉ होने के नाते कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि जो नागरिक है उनके अधिकार क्या है, गवर्नमेंट की पावर्स क्या है और गवर्नमेंट जो है कैसे काम करेगी। इसी चैप्टर में हम बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन कैसा है हमारी डेमोक्रेसी का, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाए जाते हैं, कौन उन्हें डिजाइन करता है, किस तरीके से डिजाइन करता है, कौन से ऐसे वैल्यूज हैं जो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट्स के अंदर। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो क्या हम उसमें जब हमारी कंडीशंस बदलती हैं तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। एक रीसेंट इंस्टेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए वो है साउथ अफ्रीका का। तो हम जो इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि वहां क्या हुआ, कैसे साउथ अफ्रीकन ने जो है अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने का जो टास्क था उसको पूरा किया। फिर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखेंगे कि वो कैसे बना, उसकी फंडामेंटल या फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है, कैसे वो जो है एक अच्छा फ्रेमवर्क जो है प्रोवाइड करता है ताकि जो सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ जो है वो सही से चल सके, उनके में एक आचरण सही रहे, या जो गवर्नमेंट है दोनों का ही जो एक आचरण है वो सही तरीके से चल सके। इसके लिए जो है एक अच्छा फ्रेमवर्क जो है कैसे प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहला टॉपिक है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में। इसकी शुरुआत जो है एक स्पीच से करी गई है जो नेल्सन मंडेला ने दी थी। नेल्सन मंडेला का कहना था कि उन्होंने जो है जो भी संघर्ष किया वो उस व्यवस्था के खिलाफ था जिसमें व्हाइट जो है वो ब्लैक के ऊपर डोमिनेट करते थे। वो मानते थे कि एक ऐसी सोसाइटी फ्री और डेमोक्रेटिक हो जिसमें सारे के सारे चाहे ब्लैक हो या व्हाइट हो वो साथ में रहे शांति के साथ और सबको जो है चांसेस मिले लाइफ में इक्वली जो है कुछ करने के। इनका ये जो ड्रीम था वो इतना ज्यादा फ्री और इक्वल सोसाइटी का इंपॉर्टेंट था इनके लिए कि उसके लिए इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर भी कर रखा था कि अगर मुझे मरना पड़े उसके लिए अचीव करने को तो मैं उसके लिए वो भी तैयार। तो नेल्सन मंडेला जो है इनके ऊपर केस चला था विश्वासघात का, बिट्रेयल करने का कंट्री से व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा। ये और बाकी 7 लीडर्स और जो है इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था 1964 में, क्योंकि इन्होंने जो है विरोध किया था अपार्थाइड रेजिम का अपनी कंट्री के अंदर। अब ये अपार्थाइड रेजिम क्या है इसके बारे में भी आपको डिटेल में आगे में बताते हैं। इन्होंने जो है 27 ईयर्स साउथ अफ्रीका की सबसे जो भयानक प्रिजन थी रॉबिन आइलैंड में, उसमें जो है क्या कहते हैं अपने 27 साल गुजारे थे। यहां दिया हुआ है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या था? अपार्थाइड जो है एक नेम है सिस्टम का जिसमें रेशियल तौर पे भेदभाव किया जाता था साउथ अफ्रीका के अंदर। जो व्हाइट यूरोपियंस थे उन्होंने इस सिस्टम को लागू किया साउथ अफ्रीका पे। 17th और 18th सेंचुरीज के टाइम में जो ट्रेडिंग कंपनीज थी यूरोप से, वो जो है उनके पास आर्म्स भी थी, फोर्सेस भी थी, उससे उन्होंने इसको ऑक्यूपाई कर लिया। जिस तरह से उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना कब्जा जमाया था, पर इंडिया के जैसे नहीं, यहां पर क्या था व्हाइट्स बहुत ज्यादा थे जो साउथ अफ्रीका में सेटल हो गए थे और लोकल रूलर्स बन गए थे। जो सिस्टम था अपार्थाइड का उसने डिवाइड कर दिया लोगों को और उनके ऊपर एक तरह से लेबल लगा दिया उनके स्किन कलर के आधार पर। जो स्वदेशी नेटिव लोग थे साउथ अफ्रीका के वो ब्लैक उठते हैं कलर में। तो लगभग 3/4 जो पॉपुलेशन की थी उन्होंने उसमें उनको बोल दिया गया कि ये जो है ब्लैक्स हैं। इसके ये जो दो ग्रुप्स थे इनके अलावा मिक्स्ड रेसेस के भी जो ग्रुप्स थे उनको उन्होंने नाम दिया कलर्ड। और उसमें वो लोग आते थे जो इंडिया से माइग्रेट होके आए थे। तो व्हाइट रूलर्स जो हैं
वो सारे नॉन वाइट्स को अपने से नीचे इंफीरियर के तौर पे ट्रीट करते थे। नॉन वाइट्स को वोटिंग डालने का भी अधिकार नहीं था। तो ये जो अपार्थाइड सिस्टम था ये पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव था ब्लैक्स के लिए। उनको व्हाइट एरियाज में रहने की मनाही थी। वो व्हाइट एरियाज में तभी काम कर सकते हैं अगर उनके पास परमिट है। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, ये सब जगहों पे पब्लिक टॉयलेट्स सारे के सारे सेपरेट थे व्हाइट और ब्लैक के लिए। इसे कहते हैं सेग्रीगेशन, मतलब अलग अलग रखना। ये चर्च नहीं जा सकते थे जहां पर व्हाइट जो है वो पूजा करने जाते थे या वर्शिप करने जाते थे। एसोसिएशंस नहीं बना सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते जो उनके ऊपर इतना ज्यादा गंदा ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा था, उसके लिए भी वो विरोध नहीं कर सकते थे। 1950 से जो ब्लैक्स, कलर्ड और इंडियंस थे, इन्होंने जो है फिर अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट एक आवाज उठाई। इन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस निकाले, स्ट्राइक्स करी। जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी वो एक तरह की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इस स्ट्रगल को लीड किया, जो भी पॉलिसीज थी सेग्रीगेशन की, इसके अगेंस्ट। इसमें बहुत सारे वर्कर यूनियंस आए, कम्युनिस्ट पार्टीज आई, बहुत सारे सेंसिटिव व्हाइट्स जो थे उन्होंने भी जो है इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया ताकि अपार्थाइड का विरोध कर सके और एक लीडिंग रोल प्ले किया इस स्ट्रगल में। बहुत सारी कंट्रीज ने जो है अपार्थाइड को जो है माना कि ये बहुत ही अनजस्ट है और रेसिस्ट है, मतलब इसमें जो है ये अन्यायपूर्ण है और इसमें जो है भेदभाव बहुत ज्यादा है कलर को लेके। पर ये जो व्हाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी इसने लगातार रूल करना जारी रखा, डिटेन कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, हजारों की संख्या में जो ब्लैक या कलर्ड लोग थे उनको मार दे रहे थे। अब यहाँ एक्टिविटी में आपको एक पोस्टर बनाना है लाइफ और स्ट्रगल पे नेल्सन मंडेला के। अगर अवेलेबल हो तो आप कुछ पोर्शन जो उनकी ऑटोबायोग्राफी के हैं, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनको जो है क्लासरूम में उसके कुछ पोर्शन पढ़ के सुना भी सकते हैं। अब आता है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे जैसे जो प्रोटेस्ट और स्ट्रगल थे अपार्थाइड के अगेंस्ट वो बढ़ते जा रहे थे, गवर्नमेंट को इस बात का रियलाइज हो गया कि अब वो जो है ब्लैक्स को बहुत दिन तक अपने रूल में दबा के या उत्पीड़न से दबा के नहीं रख पाएंगे। तो व्हाइट रेजिम जो थी उसने जो है अपनी पॉलिसीज चेंज कर ली। रेजिम का मतलब होता है शासन करने वाला। जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो थी उनको रिपील किया गया, वापस ले ली गई। पॉलिटिकल पार्टीज पे जो बैन थे या रिस्ट्रिक्शंस जो मीडिया पे थे वो हटा लिए गए। 28 साल की जेल कैद काटने के बाद नेल्सन मंडेला जो है जेल से एक आजाद आदमी की तरह बाहर निकले। 26 अप्रैल 1994 की आधी रात को एक नया नेशनल फ्लैग रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका जो है वो लहराया गया, जो कि दर्शाता था एक नई डेमोक्रेसी का जन्म हुआ है। वो पूरी दुनिया में उसको दर्शा रहा था। अपार्थाइड गवर्नमेंट खत्म हुई, एक रास्ता खुला मल्टी रेशियल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का। अब ये सब कैसे हुआ? मंडेला को सुनते हैं जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इस न्यू साउथ अफ्रीका के। जो एक उनका इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन हुआ उसके बारे जो है उसमें जो उन्होंने क्या कहा उसको सुनते हैं। ये जो उनकी स्पीच है उसमें मेनली बताया है, नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो रीजन है कि साउथ अफ्रीका जो है वो पीसफुली अपार्थाइड से डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर पाया, वो इस कारण से है कि जो पुराने दुश्मन थे ब्लैक और व्हाइट लोग, उन्होंने एक दूसरे की जो अच्छाई है या भलाई है उस पर विश्वास किया। वो मानते हैं कि हर कोई जो है जो इनजस्टिस को कभी पहले सपोर्ट करता था वो बदल सकता है और सही काम को कर सकता है। तो मेनली जो नेल्सन मंडेला का मैसेज था वो ये था कि डेमोक्रेसी जो है वो तभी सरवाइव कर सकती है अगर लोग जो है विश्वास करें गुडनेस में, फॉरगिवनेस में और ह्यूमैनिटी में। साउथ अफ्रीका जो है वो कंटिन्यू करें कि ट्रस्ट करें हर ह्यूमन बीइंग पे कि उसके अंदर एक अच्छाई होती है, भले ही उसने पास्ट में कोई क्यों ना गलती करी हो, लेकिन तब भी उसने जो है एक अच्छाई होती है। और ये जो ट्रस्ट है यही जो है फाउंडेशन है, कॉर्नरस्टोन है हमारी डेमोक्रेसी का। तो ये जो है नेल्सन मंडेला ने कहा था। साउथ अफ्रीका का ये जो डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका था जब ये बन गया तो जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने अपील करी अपने और जो साथ के ब्लैक्स के थे कि आप जो है जो भी व्हाइट्स हैं
उनको माफ कर दे उन अत्याचारों के लिए जो उन्होंने हम पर किए जब वो पावर में थे। उन्होंने कहा चलो एक नया साउथ अफ्रीका बनाते हैं जो कि आधारित होगा सारी रेसेस के लिए, इक्वालिटी हो मेन और वुमेन के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर आधारित हो, सोशल जस्टिस पे और ह्यूमन राइट्स पे। वो पार्टी जिसने अब तक रूल किया ऑपरेशन ब्रूटल किलिंग्स के थ्रू, और जो पार्टी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया, साथ मिलकर बैठे और एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए, मतलब ब्लैक और व्हाइट मिल के जो है एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करें। जो कुछ भी अभी तक हुआ उसके लिए उनको माफ किया जाए और एक आगे बढ़ के नया कॉन्स्टिट्यूशन साथ में बनाया जाए। 2 साल के डिस्कशन के बाद और डिबेट के बाद वो लोग जो है एक वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है दुनिया के सामने लेकर आए, जो आज तक कभी नहीं बना है। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने जो सिटीजन्स थे उनको अधिकार दिया, जो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव राइट्स कंट्री में अवेलेबल हो सकती थी, उन्होंने सारी वो राइट्स जो है अपने नागरिकों को दी। साथ में मिलकर उन्होंने डिसाइड किया उन सॉल्यूशन के लिए जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनके लिए सॉल्यूशन जो ढूंढने थे, उसके लिए साथ बैठ के लोगों ने डिसाइड किया कि इसमें किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी जो है डेमन के तौर पे, एक इविल के तौर पे नहीं ट्रीट किया जाएगा। उन लोगों ने सहमति बनाई कि हर कोई जो है वो पार्ट बनेगा इस सॉल्यूशन का, भले ही उन्होंने कुछ भी किया हो या कैसे भी अपने आप को दिखाया हो पास्ट में। जो प्रियम्बल था साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सम अप करता है इसी स्पिरिट। ये जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन था, ये इंस्पायर भी कर रहा था, एडमायर भी किया जा रहा था। पूरी दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेसी है वो लोग जो है इसको इंस्पायर और एडमायर कर रहे थे। 1994 से पहले तक सब लोग इसके क्रिटिसिज्म करते थे, क्योंकि इसका जो सिस्टम था अपार्थाइड का, वो इतना ज्यादा एक्सट्रीम था, एक्सट्रीमली तौर पे कह सकते हैं अनडेमोक्रेटिक था, रेसिस्ट था और अनफेयर था। पर आज की डेट में इसी को ही मॉडल की तरह देखा जा रहा है डेमोक्रेसी के। अब ये जो चेंज है ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि जो लोग थे साउथ अफ्रीका के, ब्लैक हो व्हाइट हो, उन्होंने डिसाइड करा कि वो साथ में काम करेंगे। अपनी जो पुरानी एक्सपीरियंसेस हैं हेट्रेड के, उनको जो है वो भूल जाएंगे और एक नई कंट्री बनाएंगे जो पूरी तरह से इक्वालिटी पर आधारित होगी। तो इनके जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस थे वो जो है एक फोर्स बने उनके लिए, जिसने उनको यूनाइट कर दिया एक नेशन में जिसको कहते हैं रेनबो नेशन। मंडेला जो है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहते हैं कि ये जो है इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये हमें रिमाइंड करता है पास्ट की, जो लोग थे उनके जो पास्ट के उनके बारे में, ताकि जो भी क्रूअल या रेसिस्ट सिस्टम था अपार्थाइड का अब वो आगे ना हो। ये भी दिखाते हैं कि रास्ता फ्यूचर को, जहां हर कोई चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो, मैन है वुमेन हो, सबके इक्वल अधिकार है और कंट्री जो है वो सबको बिलोंग करती है। ये एक तरह का प्रॉमिस है साउथ अफ्रीकन के बीच में कि वो प्रोटेक्ट करेंगे डेमोक्रेसी को, इक्वालिटी और फ्रीडम के साथ हर नागरिक के। तो ये जो है मंडेला ने कहा। आप बहुत ज्यादा और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं ये वाली वेबसाइट जो साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जो स्टोरी है साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल की फ्रीडम के लिए वो आपको रिमाइंड कराती है अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट की। आपको सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज बतानी है दोनों के ही बीच में। पॉइंट्स कौन कौन से होने चाहिए, कोलोनियलिज्म का नेचर कैसा था, रिलेशनशिप दोनों कम्युनिटीज के बीच की अलग अलग कैसी थी, लीडरशिप गांधी जी और मंडेला की कैसी थी, उन दोनों के बीच में आपको जो है सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज बतानी है। कौन सी पार्टी जिसने स्ट्रगल को लीड किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और मेथड ऑफ स्ट्रगल क्या था। तो ये आपको जो है सारे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे सॉल्व करनी है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल जो है एक बहुत ही अच्छा तरीका है समझने का कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है। जो ऑप्रेसर होता है और जो ऑप्रेस्ड होता है, इस नई डेमोक्रेसी में दोनों ने ही प्लानिंग करी कि वो साथ में रहेंगे बराबर के जैसे। उत्पीड़न सहने वाला, उत्पीड़न करने वाला, दोनों ने ही प्लान किया कि नई डेमोक्रेसी में वो बराबर की तरह रहेंगे। पहली बात, इतना आसान नहीं था कि वो दोनों लोग जो है एक दूसरे पे भरोसा कर पाए। उनके मन में कहीं ना कहीं डर था।
वो अपने हितों को सुरक्षित करना चाहते थे। ब्लैक मेजोरिटी है जो है वो बहुत ज्यादा कीन थी इस बात को इंश्योर करने की कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल हो मेजोरिटी रूल के, अब उनको जो है कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। वो चाहते थे एक अच्छी मात्रा में सोशल और इकोनॉमिक राइट्स अपने लिए। व्हाइट माइनॉरिटी जो है वो इस बात को लेकर कीन थी कि वो अपने जो उसको बेनिफिट्स और प्रॉपर्टीज जो है उसको वो ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट कर सके। बहुत लंबी नेगोशिएशन के बाद दोनों ही पार्टीज जो है वो सहमत हो गई कॉम्प्रोमाइज पे आके। जो व्हाइट्स थे उन्होंने जो मेजोरिटी रूल का एक प्रिंसिपल होता है उस पर सहमति दिखाई कि एक इंसान एक वोट। उन्होंने ये भी एग्री किया कि वो जो है कुछ बेसिक राइट्स जो गरीब की हैं और वर्कर्स की हैं उनको भी एक्सेप्ट करेंगे। ब्लैक ने एग्री किया कि जो मेजोरिटी रूल है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं होगा। उन्होंने सहमति दिखाई कि जो मेजोरिटी है वो ऐसा नहीं है कि जो व्हाइट माइनॉरिटी है उसकी पूरी प्रॉपर्टी को ले लेंगे। ये कॉम्प्रोमाइज आसान नहीं था। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज थी इसको लागू कैसे किया जाए। भले ही वो लोग किसी तरह से एक दूसरे पे भरोसा कर रहे थे, पर इसकी गारंटी क्या थी कि ये जो ट्रस्ट है ये आगे चलकर फ्यूचर में कोई तोड़ेगा नहीं। तो जो एक अकेला तरीका था बनाने का और मेंटेन करने का इस ट्रस्ट को ऐसे हालात में वो ये था कि कुछ रूल्स जो है गेम के जो हर कोई मानेगा उसको लिख दिया जाए। ये जो रूल्स लिखे गए इससे ये होता है कि जो रूलर्स हैं अब वो जो आगे फ्यूचर में चुने जाएंगे तो वो कैसे चुने जाएंगे उसके बारे में ये रूल्स आपको ज्यादा अच्छा हेल्प करेंगे। ये रूल्स ये भी बताते हैं कि क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो है वो करेंगी, उनके पास कितनी पावर होगी कि वो ये सब काम कर सकती है, और क्या ऐसा है कि वो बिल्कुल नहीं करेगी। फाइनली ये जो रूल्स है ये डिसाइड करेंगे अधिकार क्या है नागरिकों के। यही रूल बताएंगे ये तभी काम करेंगे अगर विनर जो है वो इन्हें आसानी से चेंज ना कर पाए। और यही साउथ अफ्रीकन्स ने किया। उन्होंने जो है कुछ बेसिक रूल्स पर एग्री करा। वो इस बात पर भी एग्री किया कि ये जो रूल्स है ये सुप्रीम होंगे और कोई भी गवर्नमेंट जो है इनको इग्नोर नहीं कर सकती। तो जो सेट है बेसिक रूल्स का यही कहलाया कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना है वो ऐसा नहीं है बहुत खास था साउथ अफ्रीका में। हर कंट्री में अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं लोगों के, उनके रिलेशनशिप जो है उतने खराब नहीं हो सकते जितना कि व्हाइट्स और ब्लैक के बीच में था साउथ अफ्रीका में। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों में जो है डिफरेंसेस होते हैं, ओपिनियन के भी और इंटरेस्ट के भी। अब चाहे डेमोक्रेटिक हो या ना हो, ज्यादातर कंट्रीज जो दुनिया में है उनको जो है ये बेसिक रूल्स होने चाहिए उनके यहाँ। और ये खाली गवर्नमेंट पे नहीं अप्लाई होते, कोई भी एसोसिएशन जो है उसको अपने एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। अब जैसे आप चाहे वो क्लब हो आपके एरिया में, कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, सेट ऑफ रूल्स की, जिसके अकॉर्डिंग वो चलती है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है कि आप एक क्लब को या कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनियन या पॉलिटिकल पार्टी जो भी लोकेलिटी में, आप उसको अप्रोच करिए। उनकी रूल बुक की आप एक कॉपी लीजिए जिसे कहते हैं रूल्स ऑफ एसोसिएशन, और फिर उसे पढ़िए। क्या ये जो रूल्स हैं ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है उसके अकॉर्डिंग है? क्या वो मेंबरशिप किसी भी पर्सन को दे देते हैं बिना भेदभाव के? तो ये आपको पता करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कंट्री का है वो सेट है रिटन रूल्स का, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है सारे लोगों के द्वारा जो उसमें रहते हैं कंट्री के अंदर। ये ऐसी सुप्रीम लॉ है जो डिटरमिन करती है रिलेशनशिप उन लोगों के बीच में जो एक क्षेत्र में रह रहे होते हैं, जिनको हम नागरिक कहते हैं, और साथ ही साथ रिलेशनशिप लोगों और सरकार के बीच में। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे काम करता है। सबसे पहले वो जनरेट करता है एक ट्रस्ट को, एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट को, और एक कोऑर्डिनेशन, सहयोग को, जो कि जरूरी है अलग अलग तरीके के लोगों को साथ में रहने के लिए। दूसरा, ये स्पेसिफाई करता है कि कैसे गवर्नमेंट जो है उसका गठन होगा, किसके पास जो है पावर होगी जो डिसीजंस ले सके। तीसरा है ये कुछ लिमिट लगाता है पावर्स पे गवर्नमेंट के, और बताता है कि अधिकार जो नागरिकों के हैं वो क्या। चौथा, ये एक्सप्रेस करता है लोगों की इच्छाओं के बारे में कि एक अच्छा समाज जो बनाने की वो रखते हैं उस इच्छा के बारे में ये दर्शाता है, एक्सप्रेस करता है। जिनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जरूरी नहीं है वो डेमोक्रेटिक हो, पर सारी कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक हैं उनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट, तो अमेरिकन ने जो है अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेंच लोगों ने अप्रूव किया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को।
इसी तरीके से तब से ये एक प्रैक्टिस बन गई है कि सारी डेमोक्रेसीज में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है या होना चाहिए। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका के जैसे ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही मुश्किल हालात में बना था। जो मेकिंग थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो एक बहुत बड़ी और बहुत ही डाइवर्स कंट्री जैसे इंडिया है उसके लिए बनाना आसान नहीं था। उस समय जब लोग इंडिया के जो है एक ऐसे स्टेटस से उबर रहे थे जहां वो प्रजा थे, यानी कि रूल के अंडर थे, अब वो जो है नागरिक बनने जा रहे थे, तो वो एक ऐसे स्टेटस से उभर रहे थे। कंट्री जो है वो उसकी जो शुरुआत हो रही थी वो हो रही थी एक पार्टीशन के आधार पे, जो कि रिलीजियस डिफरेंसेस पर पूरी तरह से बेस्ड था। तो ये एक बहुत ही ज्यादा ट्रॉमिक एक्सपीरियंस कह सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए था, क्योंकि अब जो संविधान लिखा जा रहा था वो विभाजन के बाद था, और ऐसे में इंडिया जो है उसमें लोग जो है अभी तक तो वो कॉलोनियल रूल के अंडर थे, फिर विभाजन हो गया तो अब वो नागरिक कहलाते अपनी कंट्री के। तो ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना आसान नहीं था। लगभग 10 लाख के करीब लोग मारे गए थे दोनों साइड पे बॉर्डर के पार्टीशन में, और उस टाइम पे पार्टीशन में बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी। एक और समस्या थी, ब्रिटिश ने जो है जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके रूलर्स के हाथ में ये बात छोड़ दी थी कि वो डिसाइड करें कि वो मर्ज करना चाहते हैं इंडिया के साथ, पाकिस्तान जब में मर्ज होना चाहते हैं, या फिर वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अब मर्जर करना इन प्रिंसली स्टेट्स का बहुत ही डिफिकल्ट और अनसर्टेन टास्क था। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो जो फ्यूचर है कंट्री का वो उतना सिक्योर नहीं दिख रहा था जितना आज है। जो मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के उनके में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी प्रेजेंट को लेकर और भविष्य को लेकर कंट्री के, तब लोग बहुत ज्यादा चिंता में थे। एक्टिविटी क्या है, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या कुछ एल्डर्स से जो है लोकेलिटी के बात करिए, उनसे पूछिए कि उनके पास कुछ ऐसी मेमोरी हो पार्टीशन की, इंडिपेंडेंस की या कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की। उनके उस टाइम पे डर और होप क्या थे कंट्री को लेकर, ये आपको फिर क्लासरूम में डिस्कस करना होगा। यहाँ अभी आप देख सकते हैं साइड में वल्लभ भाई जवेर भाई पटेल की जो है फोटो दी हुई है, इमेज। 1875 से 1950 तक गुजरात में बॉर्न हुए थे, मिनिस्टर थे होम इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के इंटरिम गवर्नमेंट में, लॉयर और लीडर थे बारदोली पीजेंट सत्याग्रह के। इनका बहुत ज्यादा डिसाइसिव रोल रहा इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने में। बाद में ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने। अबुल कलाम आजाद 1888 से 1958 तक ये सऊदी अरेबिया में बॉर्न हुए थे, एजुकेशनिस्ट थे, ऑथर थे और थियोलॉजियन थे। ये स्कॉलर थे अरबिक के, कांग्रेस लीडर थे, एक्टिव थे नेशनल मूवमेंट में, मुस्लिम सेपरेट पॉलिटिक्स का इन्होंने विरोध किया था। बाद में एजुकेशन मिनिस्टर बने थे फर्स्ट यूनियन कैबिनेट। टी कृष्णमाचारी 1899 से 1974 तक तमिलनाडु में बॉर्न हुए, मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ऑन्टरप्रेन्योर थे और कांग्रेस लीडर थे। फाइनेंस मिनिस्टर बने फिर ये यूनियन कैबिनेट। अब देखते हैं पाथ क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का। इन सारी मुश्किलों के बाद भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो मेकर्स के लिए था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, साउथ अफ्रीका के जैसे यहाँ पर वो चीज नहीं थी कि इनको एक कंसेंसस क्रिएट करना था कि हमारी जो डेमोक्रेटिक इंडिया है वो कैसी दिखेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो इसका कंसेंसस था वो पहले ही इवॉल्व हो गया था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। कंसेंसस जो है उसका मतलब होता है एक सहमति, एक जनमत जो होता है कि सहमति है आपकी, आप एग्री कर रहे हैं। हमारा जो नेशनल मूवमेंट था वो खाली एक स्ट्रगल नहीं था फ्री फॉरेन रूल के अगेंस्ट, ये एक स्ट्रगल था हमारी कंट्री को दोबारा से बनाने का और ट्रांसफॉर्म करना हमारी सोसाइटीज को, हमारी पॉलिटिक्स को। बहुत ज्यादा शार्प डिफरेंसेस थे ओपिनियन को लेकर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कि कैसा रास्ता इंडिया को लेना चाहिए इंडिपेंडेंस के बाद। इस तरह के डिफरेंसेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं, पर जो बेसिक आइडियाज थे वो एक्सेप्ट कर लिए गए थे सबके द्वारा। 1928 की अगर बात करें तो मोतीलाल नेहरू और 8 बाकी कांग्रेस लीडर्स जो थे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया इंडिया के लिए। 1931 में रिजोल्यूशन जो है कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो हुआ उसमें ये बात करी गई कि कैसे इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिखना चाहिए। दोनों ही डॉक्यूमेंट्स जो है वो कमिट किए गए कि इसमें जो है
एंड जो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स थे, मेनली उसमें क्या बोला जा रहा था कि इंक्लूजन होना चाहिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का, राइट टू फ्रीडम और इक्वालिटी का, और प्रोटेक्ट करना राइट माइनॉरिटीज की कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो ये जो कुछ बेसिक वैल्यूज थी, इसको एक्सेप्ट किया गया सारे लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पहले, जब वो मिलने वाली थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और पूरा एक, जैसे कहते हैं ना, ऑफिशियली उसको बनाने के लिए उससे पहले कुछ बेसिक वैल्यूज पे सारे लीडर्स की सहमति हो गई थी। जो फेमिलियरिटी थी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के कॉलोनियल रूल के, उन्होंने भी काफी हद तक मदद करी एक एग्रीमेंट को डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूशनल डिजाइन पर। मतलब पहले से ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे कॉलोनियल रूल के, उससे भी बहुत ज्यादा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत देखा था उसे, तो इनको काफी ज्यादा मदद मिली। ब्रिटिश रूल जो है, उनने वोटिंग राइट्स दी थी सिर्फ कुछ को। उसके आधार पर ब्रिटिश ने जो है इंट्रोड्यूस किया बहुत ही कमजोर लेजिस्लेचर। इलेक्शंस जो हुए थे 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के और मिनिस्ट्रीज के ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। अब ये पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो थी नहीं, पर जो एक्सपीरियंस इंडियंस ने गेन किया वर्किंग में लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस के, वो इनके लिए बहुत कारगर साबित हुआ कंट्री को सेटअप करने में, जिसमें उनके अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस हो और उसमें फिर उनको खुद को काम करना हो।